नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे नारीवाद का परिप्रेक्ष्य यानी कि नारीवाद का पर्सपेक्टिव। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी कि भाई हम जब संयुक्त परिवार या परिवार के अंदर रहते हैं तो बताया जाता है कि महिला जो है ज़्यादा सुरक्षित रहती है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, उसके विकास के ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें बताई गई थी। तो नारीवाद ने भी यही बात कही थी कि भाई परिवार के अंदर भी महिलाओं को कई प्रकार की उत्पीड़न सहने पड़ते हैं, आलोचना सहनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ अनुभव होता है जिनको समाज जो है एक्सप्लेन नहीं करता है, बताता नहीं है, उनकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है और पुरुष को केंद्रित करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। तो इन्हीं सभी बातों को नारीवाद क्या है, ठीक प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता है और नारीवादी अच्छे से बता सकती है, क्योंकि नारीवादी एक महिलाओं का संघ है और महिलाएं तो परिवार में रह रही हैं और उन्हीं की तो बात करी जा रही है कि वो किस तरीके से एक परिवार में रह के क्या चीज़ें वो फील करती हैं। उन सब के बारे में अब एक्सप्लेनेशन की जाएगी बाय फेमिनिज़म यानी कि नारीवाद के द्वारा। ओके, ठीक है। और भाई आप सबकी एक मदद चाहिए, आप सब कमेंट करना कि भाई आपको एक एक वर्ड के थ्रू पढ़ना है या सिर्फ टॉपिक का, जैसे यहाँ पे लिखा है नारीवाद का परिप्रेक्ष्य, इसका एक बार में बता दो इस पूरे टॉपिक में लिखा क्या है, तो उस पूरे टॉपिक को एक बार में बता दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि रीडिंग कर कर के पढ़ाना है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ टॉपिक का नाम पढ़ के समझना है तो कमेंट कर देना टॉपिक, ओनली टॉपिक वाइज, ठीक है। या फिर आपको वन वर्ड रीडिंग कर कर के पढ़ना है तो लिख देना रीडिंग वाइज, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगा कि कहाँ रीडिंग करनी है, कहाँ से पॉइंट पकड़ के समझा देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी बताएं कैसा आपको ठीक लग रहा है, कैसा नहीं, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। नारीवाद का परिप्रेक्ष्य। मुख्य धारा के अध्ययन परिवार को संयोग समरसता, समरसता का मतलब होता है भाई एक पहचान, ठीक है। इसका मतलब होता है एक पहचान, परिवार की भी एक पहचान होती है। मुख्य धारा के अध्ययन परिवार को सहयोग, पहचान, साझा हित और समानता पर आधारित एक अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य सामाजिक संस्था के रूप में वर्णित करते हैं। मोटे तौर पर उन्होंने परिवार के अंदर पुरुष को अपने अध्ययन की मूल इकाई के तौर पर लिया है, ठीक है, जबकि महिलाओं के अनुभव को उपेक्षित किया है, यानी कि महिला को इग्नोर किया है। यानी कि जो सारी बातें अभी तक एक्सप्लेन करी गई है वो पुरुष को आइडेंटिटी सेंटर में रखे एक्सप्लेन की है, लेकिन महिलाओं की जो फीलिंग्स हैं, अनुभव है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा, ऐसा नारीवाद बता रहा है। नारीवाद परिवार के इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है और घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के अनुभव की पड़ताल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि नारीवाद बताएगा इस टॉपिक के अंदर कि महिला घर के अंदर रह के क्या चीज़ अनुभव करती है, उन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि नारीवाद के विभिन्न शक्ति गुण यानी कि पावर ग्रुप किस तरह परिवार संस्था की आलोचना करते हैं, ठीक है ना, कि परिवार ही जो है किस तरीके से आलोचना करते हैं या आगे नहीं बढ़ने देते हैं। चलो पहले यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन बोली नारीवाद के थ्रू बताया गया है, ठीक है। एक एक जो शक्ति ग्रुप है ना, उसमें से एक एग्जाम्पल है उदारवादी नारीवाद का, ये बताएगी कि परिवार के अंदर किस तरीके से उत्पीड़न किया जाता है। चलो, उदारवादी नारीवाद बहस करता है कि महिला, ठीक है, महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष जैविक के कारण भिन्न नहीं है, यानी कि जेंडर के तौर पर जिस हिसाब से वो जन्म हुआ है उनका वो अलग नहीं है। जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है, बल्कि समाजीकरण की लैंगिक भूमिका आधारित प्रक्रिया के कारण भिन्न है। समाज उसको बांट देता है महिला और पुरुष को दो हिस्सों में कि महिला के काम अलग हैं, पुरुष के काम अलग हैं, ठीक है, ओके। और जो जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की जाएगी, भारत में या ग्रामीण क्षेत्र में तो ये ज़्यादा है कि महिलाओं ने ये चीज़ें अनुभव भी करती हैं और ये देखा भी जाता है।
देखो, वे इन तथ्यों की पहचान करते हैं कि लैंगिक भूमिका आधारित समाजीकरण के द्वारा महिलाओं को सिखाया जाता है कि प्राथमिक रूप से उन्हें गृहिणी की भूमिका में रहना है। यानी कि स्टार्टिंग से ही पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, बेटा तुम्हें तो घर संभालना है, दूसरे के घर जाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो लड़कियां होती हैं, जब छोटे से जब तक वो वैक्स होती हैं, बड़ी होती हैं, 12th करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, ग्रेजुएशन जब तक उनकी फ़ाइनल होती है, उनको लड़कियों को पहली महसूस हो जाता है जहाँ मेरा फ़ाइनल हुआ वहाँ मेरी शादी हुई। लड़कियां आजकल तो शादी की डेट आगे बढ़ाने के लिए कह देती हैं बीए वगैरह भी करना, वो उनका ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ती हैं, अनुभव करती हैं कि तो सही बात है। जब कोई भी इंसान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेंटली तौर पे हर इंसान को प्रेपर होना बहुत ज़रूरी है। जब मेंटली तौर पे प्रेपर हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है, तब उसे रिश्ता बनाना क्या ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले ही से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हें तो 21 तक 20 तक तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, गृहिणी तुम्हें बना दिया जाएगा, तुम्हें घर बार ही संभालना है, जिसकी वजह से महिला जो होती हैं अपनी असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है ना बहुत, वो अपनी असली पावर का यूज़ नहीं कर पाती। जो उनका असली पोटेंशियल होता है, हो सकता है किसी स्किल के अंदर उनका अच्छा ज्ञान हो, ठीक है, या वो पढ़ाने में अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। जो काम एक आदमी कर सकता है वही काम एक महिला भी कर सकती है। लेकिन ये गलत माइंडसेट की वजह से उनको घर के चूल्हे में ही फेंक दिया जाता है, और जिसकी वजह से और एक माहौल भी बन जाता है, मेंटली एक मैल भी दिमाग में जमी जाता है कि भाई हमें तो ऐसा करना है, जिसकी वजह से वो भी खुद आगे नहीं आ पाती। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें अपने समाज में मेंटेलिटी को सुधारना पड़ेगा और दोनों को इक्वल राइट्स देने होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो इसके अंदर बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि पहले से ही बोलना नहीं चाहिए बार बार महिलाओं को, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। पुरुष को बोल देते तुझे कमाना है, तुझे ये करना है, वो करना है, फलाना ढिंका। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोनों को बताओ, दोनों कमा सकते हैं, दोनों घर चला सकते हैं, दोनों ही घर के काम में भी हाथ बटा सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो, इससे महिलाओं की द्वितीय स्थिति बन जाती है, जिसके कारण महिलाओं की एक अलग ही कंडीशन बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो उन्हें अपने पति पर निर्भर बना देता है, जो बाद में अधीनस्था की ओर प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना, जो बाद में सिर्फ उनको क्या कहेगा, हस्बैंड के ऊपर निर्भर कर देगा, और ये आगे चल के प्रवृत्त हो जाती है, यानी कि और आगे एक्सपेंड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, बढ़ जाती है। वह महिलाओं के लिए सभी क्षेत्र में समान अवसर की मांग करते हैं। नारीवाद क्या है, हर क्षेत्र में मांग होती है कि भाई हर क्षेत्र में इक्वलिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास है कि पुरुष की तरह महिला भी कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वे इस बात पर भी तर्क देते हैं कि यह समानता तभी लाई जा सकती है जब महिलाओं को नौकरियों में समान अवसर देकर उन्हें घरेलू दायरे से बाहर निकाला जाए, ठीक है, जब उनको नौकरी के लिए, इन सब के लिए घर से जब वो बाहर निकलेंगी, तभी क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, और हमारे समाज की मेंटेलिटी को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और ये एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, ये ऐसा मेरा मानना। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि हमारे इलाके में, यानी हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव विचारधारा हो, सकारात्मक विचारधारा, ठीक है, ओके, कि हर इंसान एक दूसरे को सच्ची नज़र से देखे, गलत खोट से ना देखे, ठीक है, सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, ओके। बस हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और उनका सम्मान भी किया जाए। ज़रूरी नहीं कि कोई अपनी बात रख रहा है वो किस जेंडर का है, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। अगर उनकी बातें तर्क पे आधारित है, मानवता पे आधारित है, तो बिल्कुल सही है। चलिए, चलो, ये सब भी होना चाहिए, और एक पॉजिटिव समाज, अच्छा समाज भी बनना चाहिए। ये सब कानून बनाकर या सामाजिक सुधार द्वारा किया जा सकता है, मेंटली, और ये सब करा जा सकता है, ठीक है। बेटी फ्रीडन एक राइटर हैं। बेटी फ्रीडन एंड ओकले, सर्जन, ऑकिन, मोलर, उन तमाम उदारीवादी नारीवादों में से जिन्होंने परिवार और उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में
काफ़ी अध्ययन किया है, इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है इन्होंने, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने ये बात कही है कि भाई महिलाओं को घर से बाहर निकालो और वो काम करें अच्छी तरीके से, ताकि वो अपने राइट्स को, अपनी फ्रीडम को महसूस कर सकें। समाजवादी नारीवाद। अब समाजवादी वाले भी कुछ कहते हैं भाई। मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार परिवार में महिलाओं की अधीनता की स्थिति संपत्ति पर उनके अधिकार से संबंधित है, ठीक है। ये जो निर्भर हैं, परिवार में महिलाओं की अधीनता निर्भर की स्थिति संपत्ति पर उनके अधिकार से संबंधित है। उदाहरण के लिए मजदूरी करने वाले वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होती और सर्वहारा वर्ग के बीच महिलाओं की अधीनता भी नहीं होती, ठीक है। जब मजदूरों के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सब अपने आप को इक्वली समझते हैं। उसी तरीके से सर्वहारा वर्ग है, उनके पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो भी किसी के निर्भर नहीं होते। वे ये तर्क भी देते हैं कि पूंजीवाद के खात्मे के साथ ही परिवार संस्था और इससे संलग्न परिवार भी खत्म हो जाएगा। संलग्न का मतलब होता है जो चीज़ शामिल है, ठीक है, शामिल कह लो या अटैच कह लो। यानी कि कहने का मतलब ये है, संपत्ति पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति का राइट्स ख़त्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा। जैसे मजदूरों के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है, सब एक दूसरे को इक्वालिटी की नज़र से देखते हैं। उसी तरीके से सर्वहारा जो वर्ग है उनके पास भी नहीं होती, सब एक दूसरे को इक्वालिटी से देखते हैं। तो उसी प्रकार से जब पूंजीवाद यानी कि संपत्ति के राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, पूंजीवाद का जब खात्मा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएगा। समाजवादी नारीवाद ऐसे विचार के लिए होड़ करते हैं और ऐसे रास्ते सुझाते हैं कि कामगार वर्ग का पुरुष परिवार से लाभान्वित हो। लाभान्वित का मतलब होता है उसको प्रॉफिट, ओके, जिसका मतलब होता है भाई आपका बेनिफिशरी, यानी कि फ़ायदा हो उसको एक तरह से। भाई स्पेलिंग वगैरह अगर गलत हो जाए तो अपना देख लेना भाई, हमें भी इंग्लिश वगैरह कम ही आती है, चलो कोई नहीं। वे ऐसे तरीक़ों की ओर इशारा करते हैं जिनके जरिए पूंजीवाद में परिवार की संरचना प्रभावित होती है। यानी समाजवाद हमेशा समाजवाद जो है पूंजीवाद के अंदर कमियां निकालता है, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, है ना। और महिलाओं द्वारा किया गया श्रम उपेक्षित हो जाता है। उपेक्षित मतलब कि इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तथा परिवार के भीतर और श्रम बाजार में भी उन्हें समान महत्व नहीं मिलता, घर में भी और बाहर भी ये सारे उनको इक्वलिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। अगला है उग्र नारीवाद, ठीक है, उग्र नारीवाद। उग्र नारीवादी विद्वान आर्थिक शोषण की बजाय लैंगिक यानी सेक्सुअल शोषण पर अधिक जोर देते हैं। वे महिलाओं के शोषण को मूलभूत रूप से उनके द्वारा परिवार में निभाई जाने वाली लैंगिक और प्रजनन भूमिका से जोड़ते हैं, ठीक है। उग्र नारीवाद जो है, जो महिलाओं के साथ जो शोषण होता है ठीक है, जो शोषण होता है उनके लैंगिक यानी सेक्सुअल शोषण पे होता है, यानी कि वो लड़की है वो पुरुष है, इसलिए होता है, इसी कारण। वह महिलाओं का अवमान, ठीक है, महिलाओं का महिलाओं का आह्वान करते हैं कि जैविक प्रजनन भूमिका को मानने से इनकार कर दें और पुरुषों के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करें। परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उग्र नारीवादी विश्लेषण कैट मिलेंड, सुलमामित, फारस्टोन और अन्य लोगों द्वारा किया गया है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है कि वे महिलाओं के शोषण को मूलभूत रूप से उनके द्वारा परिवार में निभाई जाने वाली लैंगिक प्रजनन भूमिकाओं से जोड़ते हैं। यानी कि इनके साथ जो शोषण हो रहा है वो प्रजनन है, क्योंकि इन्हीं को संतान वगैरह आगे बढ़ानी है, इनके ये सारे काम होते हैं, इसी कारण के ऊपर क्या हो रहा है, शोषण होता है। तो वो कहते हैं कि वे महिलाओं का आह्वान करते हैं, कहते हैं कि जैविक प्रजनन भूमिका को मानने से इनकार कर दें और पुरुषों के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करें, जन्म देना ही ख़त्म कर दें, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। समझ गए होगे इनका कहने का मतलब क्या है, आप समझ चुके हो कि जब जन्म ही नहीं होगा तो शोषण ही नहीं होगा, कि पुरुषों को पैदा करना ही बंद कर दो। परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उग्र
नारीवादी विश्लेषण कैट मिलेट, सुरमा मीत, फॉरेस्टोन और अन्य लोगों द्वारा किया गया है। कैट मिलेट 1971 में इसमें यह तथ्य जोड़ दिया कि पितृसत्तात्मक परिवार बच्चों की वैधानिकता पर जोर देता है। ठीक है, वैधानिकता पे जोर देता है। इससे दरअसल ये बात निकलकर सामने आती है कि बच्चे और माँ का ओहदा मुख्य रूप से पुरुष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। समझ आ गया होगा लाइन पढ़ के आपको। अपनी पुस्तक द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1972 में सुल्मा मिथ फॉरेस्टोन ने यह समझाने की कोशिश करती है कि पुरुष और महिला में असमानता का भौतिक आधार वास्तव में जैविक परिवार के अंतर्गत तैयार किया जाता है। ठीक है, जो डिफरेंट होता है ना सोसाइटी में ज़्यादा, ये घर की चार दीवारी के अंदर से ही शुरू हो जाता है। ये सारी बात इन्होंने बताने की कोशिश की गई है उग्रवाद नारीवाद के द्वारा। ओके, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परिवार का नारीवादी अध्ययन। नारीवाद जो है परिवार का अध्ययन किस तरीके से करता है और उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना कमेंट ज़रूर करना भाई।